हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, सिविक्स, आप इसको किसी भी नाम से जान सकते हैं। और हमारे चल रहा है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम राइट टू फ्रीडम देख रहे थे। अब राइट टू फ्रीडम में हमने क्या देखा कि हमें काफ़ी सारी फ्रीडम है, बस उस फ्रीडम में बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। अब सोमनाथ लहरी जी इस बात पे क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं ना, ये किसी पुलिस कांस्टेबल के दिमाग से बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट्स दिए तो सही हैं, बट ऐसे प्रोविजन डाल दिए कि आपके राइट्स कभी भी आपसे छीने जा सकते हैं। क्या ये किसी हद तक ठीक है या नहीं है? ये आपके ऊपर है, आप इसे सोच सकते हैं। अब राइट्स मिलते हैं एक्यूज्ड को भी। एक्यूज्ड कौन है? जो जिस पे इल्ज़ाम लगा होता है कोई गुनाह करने का। अब एक्यूज्ड क्या होता है? एक्यूज का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन अभी तक गिल्टी हो गया है। होगा नहीं होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो एक्यूज वो है जिस पे इल्ज़ाम लगा है। या अब देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या इंश्योर करता है कि जो पर्सन एक्यूज्ड है वेरियस ऑफेंसेस के वजह से, उसको सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिले। कि हमारे इंडिया में क्या है कि जुर्म साबित होने से पहले ही कोई बंदा जुर्मी हो जाता है। अगर किसी पे नाम लगे कि हाँ भैया, इन भाई साहब ने चोरी करी है, तो वो साबित हो ना हो हम पहले ही बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा भाई इसका सफिशिएंट प्रोटेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। अब कोर्ट क्या कहता है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कोई भी बंदा गिल्टी तब तक नहीं होगा जब तक वो साबित हो नहीं जाता है। और उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस पर्सन को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब उसके अलावा 3 राइट्स और क्या कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है कि एक पर्सन सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, उसने क्या करा, उसने कहीं से 200 रुपये चोरी कर लिए। अब पुलिस में खबर वबर करी, कोर्ट केस वगैरह हुआ, तारीख पे तारीख निकली, फिर उसको जो सज़ा हुई वो सज़ा हुई 6 महीने की। तो भाई साहब ने लोकल कोर्ट में 6 महीने की सज़ा के बाद 6 महीने की सज़ा काट दी। अब वही 200 रुपये वाले बंदे ने सेम ही चीज़ का फाइल कर दिया कंप्लेन हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट भी क्या उसको सेम जुर्म के लिए सज़ा दे सकता है? तो आंसर है नहीं। एक जुर्म के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी। हाँ, और 200 रुपये चुरा लिए फिर ज़रूर हो सकता है, पर उन्हीं 200 रुपये के लिए दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरा, कि कोई भी काम को लॉ डिक्लेयर इलीगल नहीं कर सकता बैक डेट से। इसका क्या मतलब है? बहुत ध्यान से समझिए। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। कि मान लो कल को गवर्नमेंट कह दे कि जो भी बंदा लाल स्कूटी से बाहर जाएगा, या फिर आप ये समझो, लाल स्कूटी छोड़ो, कोविड-19 के बाद मान लो सब चीज़ें अगर ओपन होती है तो गवर्नमेंट क्या ऑर्डर दे देती है कि कोई भी स्कूटी में पीछे नहीं बैठेगा, यानी कि एक ही जना 2 पहिया वाहन चला सकता है। ठीक, अब सही बात है भाई, उन्होंने, गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया। अब आपके यहाँ भी घर पे चालान आ गया। क्या चालान आ गया जी? कि पिछले साल कैमरा में आप कैद हुए थे, आप 2 जने स्कूटी पे जा रहे थे। तो आप कहोगे तब तो ये लॉ था ही नहीं। तो पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं जी अब तो हो गया। तो इस केस में आपकी बात सही मानी जाएगी। क्यों सही मानी जाएगी? कि वो लॉ अब चेंज हुआ है, अब से वो माना जाएगा। बैक डेट में अगर वो लॉ नहीं था तो कोई आपको बैक डेट में गिरफ्तार नहीं कर सकता है। हाँ, अब आप ये गड़बड़ करो तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। और तीसरा ये है कि आप कभी भी किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो अपने खिलाफ गवाही देने के लिए या फिर अपने खिलाफ सबूत देने के लिए। अब आपने पुलिस में देखा होगा कि कई बार, बहुत बार होता है कि वो मजबूर कर रहे होते हैं कि अपना गुनाह कबूल कर अपना गुनाह। तो दैट इज़ रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि आप कभी भी अपने खिलाफ गवाही देने पे मजबूर नहीं करोगे। तो कोर्ट में आप कभी किसी को मजबूर नहीं कर सकते। पुलिस कस्टडी में हो सकता है, उनके अपने तरीके होते हैं चीज़ों को डील करने के लिए, बट कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ के देख लेना। ये देखिए, बेचारा बच्चा काम कर रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखेंगे अपने आसपास, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका बचपन जो है वो काम करते ही बीत जाता है। तो इस फोटो को देख के बताइए कि कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब देखिए, अगला फंडामेंटल राइट आता है अपने पास, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? किसी को परेशान करना, एक्सप्लॉइट करना, फ़ायदा उठाना। या एक्सप्लॉयटेशन की बहुत सारी टर्म हो सकती है। एक तरीके से प्रताड़ित करना, जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी अगर मैं यूज़ करूँ, तो प्रताड़ना देना।
तो हमारे कंट्री में मिलियंस ऑफ पीपल है जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं और डिप्राइव्ड है, जिनके पास शायद 2 वक्त का खाना भी नहीं है, और उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कंपैरेटिवली बहुत ईजी होता है जो भी रिच पीपल होते हैं उनके लिए। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो आज भी बेगार या फिर फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी बहुत फेमस है, जिसमें आप काम करवाते हो किसी से बट आप पेमेंट उसका नहीं देते हो उसको। उसके अलावा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स बहुत फेमस है, कि आपने उनको स्लेव बना लिया, गुलाम बना लिया। अब ये दोनों ही चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मना करी गई हैं, प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लेबर है उससे आप लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, आप बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, तो इसीलिए इसको क्राइम में रखा गया है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज़ फॉरबिड करता है कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है बिलो द 14 ईयर्स, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं आप कर सकते हो डेंजरस जॉब्स में, जैसे कि फैक्ट्रीज और माइंस। जैसे हमारे दिमाग में क्या आता है कि टीवी में भी तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो काम ही कर रहे होते हैं, वो भी तो चाइल्ड लेबर ही है, बट वो प्रोहिबिटेड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट कर रखा है वो डेंजरस जॉब्स में कर रखा है, जैसे कि फैक्ट्रीज एंड माइंस। उसके अलावा जो चाइल्ड लेबर है उसको इलीगल कर रखा है, और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना रखा है, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है। और ये पेरेंट्स या फिर गार्जियंस, और अगर वो दोनों नहीं हैं तो जो भी उनसे रिलेटेड जना है या नहीं भी है, वो उनकी मॉरल ड्यूटी है प्लस फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो उस बच्चे को 6 से 14 साल तक एजुकेशन दे। अब इन सब क्लॉसेस की वजह से जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या मतलब है कि एक इंसान को पूरा हक होता है कोई भी रिलीजन को फॉलो करने का। तो सबके सब इंजॉय करते हैं कोई भी टाइप का रिलीजन। लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके ग्रुप में कोई जना हिंदू रिलीजन को मानता हो, कोई जना मुस्लिम रिलीजन का हो, कोई जना सिख रिलीजन का हो, कोई क्रिश्चियन का हो, कोई जैन्स का हो। इंडिया में तो बहुत सारे रिलीजन है। ये हमारे डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है, यानी कि डेमोक्रेसी की सबसे खास बात ये है हमारी कि हमारे यहाँ राइट टू रिलीजन दिया जाता है। मतलब आप ये देखिए कि इंडिया के अंदर ही या आज भी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे रूलर्स और एम्परर्स ऐसे हैं जो अपने सिटीजन्स को अलाउ नहीं करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो उनको एक ही रिलीजन फॉलो करने को कहते हैं। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो बंदा है या बंदी है, लड़का लड़की जो भी है, वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन होना ही चाहिए। अब फ्रीडम टू फेथ एंड वर्शिप, अब देखिए इंडिया के एवरीवन इज फ्री टू चूज अ रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन चुन सकते हैं, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा एक और फ्रीडम जो इंडिया में दी जाती है वो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। देखो, एक तो रिलीजन वो होता है कि आप कोई भी रिलीजन मान रहे हो, और एक रिलीजन होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस वाला, जिसके अंदर आप कोई भी रिलीजन नहीं मान रहे हो। यू ऑल्सो मे नॉट टू चूज और फॉलो एनी रिलीजियन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इंडिया के अंदर ये हक है, आप चाहो तो कल को कह दो कि ठीक है मैं इनमें से किसी रिलीजन का नहीं हूँ, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता है। पर क्या ये राइट एब्सोल्यूट है? क्या फ्रीडम टू रिलीजियन या कोई भी आप रिलीजन के हो उसके सारे राइट्स फ्री हैं? मतलब आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो? तो आंसर इज नो। सर्टेन लिमिटेशंस हैं। आप अपने फ्रीडम को प्रोफेस कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, प्रोपागेट यानी उसका प्रचार कर सकते हो, बट कुछ लिमिटेशन रखी गई हैं। लिमिटेशन का रीज़न क्या है? सबसे पहले पब्लिक ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलीजन को दिन रात सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, लोगों की नींद खराब हो रही है, पब्लिक ऑर्डर भंग हो रहा है, ट्रैफिक लगा हुआ है तमाम। तो ये नहीं होना चाहिए। मोरालिटी यानी कि वो मॉरल सेंस में करेक्ट होना चाहिए। आपका रिलीजन कल को कहे जी ह्यूमन सेक्रीफाइस करो, भगवान प्रकट होंगे, तो वो चीज़ रॉन्ग है। हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या है कि मान लो कल को एक रिलीजन आ जाए, वो कहे कि 1 हफ्ते तक ना आपको खाना है ना पीना है, बस ऐसे ही पड़े रहना है बेड पे, तो क्या ये आपकी हेल्थ के लिए सही है? हो सकता है आप 1 हफ्ते बाद जिंदा भी ना बचो। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इन सबको ध्यान में रख के कुछ लिमिटेशंस लगाए जाते हैं। अनलिमिटेड राइट्स नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर में,
अगर उसको लगता है कुछ सोशल एविल हो रहा है, जैसे कि पहले भी गवर्नमेंट ने सती प्रैक्टिस, बाइगैमी क्या होता है, 2 शादियां करना, या फिर जो ह्यूमन सैक्रिफाइस है उस पे रोक लगा रखी है। अब इस रिस्ट्रिक्शन को जो है वो अपोज नहीं किया जा सकता है इन द इंटरफेरेंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसलिए पहले ये बात कर दी गई है कि कल को भैया तुम्हारा कुछ ह्यूमन सेक्रीफाइस जैसा कोई रिलीजन पनपना शुरू हुआ और कल सरकार ने मना कर दिया, वो सारे बंदे सड़कों पे आ गए, ना जी ना, हम तो ह्यूमन सेक्रीफाइस करेंगे, ये तो हमारा राइट टू रिलीजन का भंगन है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो ह्यूमंस के लिए सही है, हमारे सिटीजन के लिए सही है, तो सरकार वही डिसीजन लेगी। अब जो लिमिटेशन है ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसने हमेशा टेंशन क्रिएट करी गई है बिटवीन फॉलोवर ऑफ वेरियस रिलीजन एंड गवर्नमेंट। क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, और गवर्नमेंट जिस भी रिलीजन की एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करेगी, उस रिलीजन को के पीपल को क्या लगेगा कि गवर्नमेंट उनके रिलीजन में इंटरफेयर कर रही है। यहाँ तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है, बट ये बात काफ़ी हद तक ठीक नहीं है, बट फिर भी लोगों को ऐसा ही लगेगा। अब जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो रिलीजन का फ़ायदा उठाती हैं, वो रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रही हैं, सारे काम हो रहे हैं सिर्फ रिलीजन के नाम पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने और चीज़ क्या गारंटी कर रखी है कि आप प्रोपगेट कर सकते हो अपने रिलीजन का, आप अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हो। और उसके अलावा उन्होंने अलाउ भी कर रखा कि एक बंदा अगर चाहे तो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ पीपल क्या हैं कि वो डरा धमका के किसी को कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी फोर्सेबल कन्वर्जन को अलाउ नहीं करती है। कल को अगर मैं चाहूँ, अगर मैं कन्वर्ट होना चाहूँ किसी और धर्म के अंदर, तो वो मेरी मर्जी है, आई कैन कन्वर्ट माई रिलीजन। बट अगर कोई मुझे फोर्सिबली कह रहा है कि नहीं भाई तू तो क्रिश्चियन बन, क्रिश्चियन बन, क्रिश्चियन बन, मेरा मन ही नहीं है भाई बनने का, मैं तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस फॉलो कर रही हूँ, तो तुम मुझे कैसे प्रेशराइज कर सकते हो? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको समझनी है। अब उसके अलावा आता है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पर हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है। देश के अंदर पॉपुलेशन का अलग अलग रिलीजन हो सकता है, बट अकेले कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा कंट्री बहुत सारे रिलीजन का होम है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट को इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सारे रिलीजन को। अब निगेटिवली इसका क्या मतलब है कि किसी कंट्री का पूरा एक रिलीजन नहीं है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये गारंटी होती है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जहाँ पे अगर मान लो कंट्री का एक रिलीजन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिलीजन उसी रिलीजन के लोगों को तवज्जो ज़्यादा देगी, इंपॉर्टेंस ज़्यादा देगी। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। तो एक गारंटी क्या देती है गवर्नमेंट कि रिलीजन के बेसिस पे कभी भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। समझ में आई ये बात? और उसके अलावा गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, उसका वो कोई भी रिलीजन नहीं रख सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन की पढ़ाई उस जगह नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे सरकारी स्कूल्स होते हैं, तो उनका कोई धर्म नहीं होता, उसमें सब धर्म के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एक साथ रहते हैं। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का क्या मतलब है कि जब हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो एक सबसे पहले ना हमारे दिमाग में क्या थॉट आता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं। जो इमेज है ना डाइवर्सिटी की, वो तुरंत हमारे दिमाग में आती है। इंडिया मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है, यहाँ पे एक टाइप के लोग नहीं है, यहाँ पे हजारों टाइप के लोग हैं। अब हजारों टाइप के लोग हैं, उनमें से मान लो कुछ ऐसे रिलीजन है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है, और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम है। सो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि माइनॉरिटी की प्रॉब्लम हमें क्या कहती है कि एक ग्रुप है जो मेजॉरिटी में है और एक ग्रुप है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब कम। मान लो पूरा कंट्री है, कंट्री में 90% पॉपुलेशन जो है वो 3-4 रिलीजन की है, और 10% पॉपुलेशन के अंदर ही सब माइनॉरिटीज कवर हैं। तो
कंट्री को क्या करना है कि उन माइनॉरिटी का ख्याल रखना है, उन माइनॉरिटी का ध्यान रखना है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बिलीव करता है कि इसकी डाइवर्सिटी में ही इसकी स्ट्रेंथ है। इसलिए जो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है इसका, वो है कि जो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ है ना, उसको मेंटेन करके रखा जाए, उनके कल्चर को मेंटेन करके रखा जाए। तो माइनॉरिटी स्टेटस है वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता रिलीजियन पे। हमारे यहाँ माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक भी हो सकता है कोई एक ग्रुप हो जो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा हो। हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है वो कल्चरल भी हो सकता है कि एक कल्चर हो, वो किसी एक चीज़ को प्रोपगेट कर रहा हो, उनका अपना कल्चर हो, लैंग्वेज हो, अपनी स्क्रिप्ट हो, और उनके पास पूरा पूरा राइट है अपने आप को कंजर्व करके रखने का, अपने आप को सेव करके रखने का। अब देखिए सरदार हुकम सिंह जी हैं, ये लोकसभा में काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं और फ्रीडम फाइटर भी थे। ये क्या कहते हैं कि हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेजॉरिटी के पास हाथ में। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है मेजॉरिटी के हाथ में? क्योंकि जो मेजॉरिटी है ना, उसका क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो माइनॉरिटीज़ को सेफ फील कराए, सिक्योर फील कराए। उनको ट्राई करना चाहिए कि वो अपने आप को माइनॉरिटीज़ की पोजीशन में रख के देखें और उनके जो फियर्स है ना उनको समझें, और उस डर को समझने के बाद उसको सेफ गार्ड करें, वो उसको प्रोटेक्ट करें। सो गवर्नमेंट जो है वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, कोई भी हो सकती है, वो प्रिजर्व कर सकती है अपने कल्चर को। और गवर्नमेंट will not, while granting any aid to education institution, discriminate against these। यानी कि जब गवर्नमेंट कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई भी सहायता दे रही होगी तो वो कभी भी भेदभाव इस रूप से नहीं करेगी कि हाँ जी इस चीज़ को तो माइनॉरिटी डील कर रही है, हम इनको पैसे नहीं देंगे या हम इनको प्रायोरिटीज़ नहीं देंगे, तो वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। फिर आता है हमारा जो लास्ट राइट है, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब देखिए अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े इंप्रेसिव फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है, बट वो जो इंप्रेसिव फंडामेंटल राइट की लिस्ट है, अगर वो सिर्फ लिस्ट हो, उसका पालन ही ना हो तो फ़ायदा क्या? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बाकी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये छठा राइट बनाया गया है, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला राइट हमें क्या बोलता है कि अगर इन पांचों में से आपका कोई भी राइट अगर वॉयलेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और अगर वॉयलेशन हुआ है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसकी वजह से जो कोर्ट हैं वो इशू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 5 टाइप के रिट्स होते हैं, रिट्स बोला जाता है। रिट्स से पहले ये दीदी को कुछ परेशानी है। दीदी क्या कह रही हैं कि मेरी लोकेलिटी में मैं माइनॉरिटी हूँ बट किसी और की लोकेलिटी में मैं मेजॉरिटी हूँ, तो क्या मैं माइनॉरिटी हूँ? बताइए भैया, दीदी की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो माइनॉरिटी लोकेलिटी के हिसाब से नहीं, कंट्री के हिसाब से देखी जाती है। ठीक है दीदी? ओके। चाटा मारती अगर तुम ठीक से नहीं बताती तो। मैं तो डर गई। सो फर्स्ट रिट क्या है? हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस रिट क्या बोलता है कि जो कोर्ट है वो क्या ऑर्डर कर सकता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है ना, मान लो किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसका जो अरेस्ट हुआ है वो लॉफुल है या नहीं है। हबीस कॉर्पस ये है। दूसरा है मेंडमस। मेंडमस क्या कहता है कि जो ये रिट इशू कौन करेगा? कोर्ट इशू करता है जब कोर्ट को पता चलता है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर है वो अपनी लीगल ड्यूटी ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल के राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ मेंडमस इशू हो जाता है। फिर है प्रोहिबिशन। ये हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है जब जो लोअर कोर्ट है वो क्या करेगा, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर का कोई केस हैंडल कर रहा है। मान लो जो लोअर कोर्ट सही से उस पर फैसला नहीं ले पा रहा है या उसके ग्रुप में नहीं आ रहा है, वो उसके जो लिस्ट है उसमें नहीं आ रहा है, तो क्या कहेगा कि आप इसको हायर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दो। फिर है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है
कि जब वो देखता है कि कोई पर्सन ने कोई एक ऐसा ऑफिस पकड़ रखा है जो उसका नहीं था, ऑफिस मतलब पोजीशन, तो वो पूछता है क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी यू डिड इट। मान लो कल को आपके यहाँ गवर्नमेंट फायर फाइटर्स आ जाएं और कहें कि हम तो आपको अरेस्ट करने आए हैं, तो आप कहोगे कि जी फायर फाइटर थोड़ी अरेस्ट करते हैं, पर वो आपको अरेस्ट करके भी ले जाएं, तो आप कोर्ट से कह के वहाँ पे क्यों वारंटो करवा सकते हो। क्यों वारंटो के ज़रिए क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जो ये आप कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसका समाधान हो जाएगा। फिर है शर्टी और अरी। इसके ज़रिए क्या होता है, जो कोर्ट होता है या दूसरी अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, एक जो पेंडिंग कोर्ट जो ट्रांसफ़र क्या करेगी, मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू हायर अथॉरिटी, तो वो मैटर हायर अथॉरिटी को सौंप देती है। जुडिशरी के अलावा और भी कई सारे मैकेनिज़्म्स हैं जो कि कैंसिल आउट किए गए हैं, सॉरी जो कि क्रिएट करे गए हैं किसमें, लेटर ईयर्स में, ताकि प्रोटेक्शन हो सके राइट्स का। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बनाया गया है। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको और कोई बात लगती है जो आपको शेयर करनी चाहिए तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।